नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस बहुत खास कार्यक्रम में। बहुत स्पेशल प्रोग्राम है और मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होते हैं आचार्य लोकेश धमीजा जी, जो हमें बारीक बारीक पॉइंट्स बताते हैं एस्ट्रोलॉजी के। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रह के बारे में जिससे कहीं ना कहीं लोग डरते भी हैं, और जब वो ग्रह इंसान के ऊपर, मैं कह सकती हूँ कि खुश हो जाते हैं उनके ऊपर, तो बहुत कुछ देते भी हैं। राहु और केतु। हालांकि राहु केतु को बहुत थोड़ा सा हमें डीपली आज हम इस एपिसोड में आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। आपको हम ये बताएंगे कि राहु केतु कुंडली में कैसे काम करते हैं और बाकायदा इनका रोल क्या है, ये करते क्या हैं, ये सोचते क्या हैं। आइए पूरी जानकारी लेंगे आचार्य जी से। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार नेहा जी। अब तक हमने बहुत डेफिनेशन बहुत सारी सुनी है राहु और केतु की। दैत्य हैं, फिर उनको फिर ये देवों की योनि में ट्रांसफ़र हो गए, फिर उनको ग्रह में इंक्लूड कर लिया गया। राहु और केतु की अगर मैं सही और असली डेफिनेशन के बारे में बात करूं तो वो क्या है? राहु की अगर एक वर्ड में डेफिनेशन की बात करें तो सुपर इंटेलिजेंट। राहु अच्छा। सुपर इंटेलिजेंट, लेकिन जो कंफ्यूज करेक्टर है। अच्छा। यानी कि जिसके अंदर थोड़ा सा छलावा है, कंफ्यूज है, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट बोलते हैं। हमारे पास जो बुद्धि होती है, यानी कि हमारे पास मटेरियल है, हम मटेरियल लेते हैं, हम पढ़ते हैं, हमारे पास कुछ बेस है, केस स्टडीज हैं। जो ज्ञान बिना बुद्धि के आ जाए वो क्या होता है? आइडिया। एक आइडिया आ गया ना, वो सारा का सारा राहु है। जितना भी टेक्नोलॉजी आप देख रहे हो, जितना भी कंप्यूटर आप देख रहे हो, सॉफ्टवेयर देख रहे हो, सब राहु है। यानी कि इन सब लोगों के राहु कहीं ना कहीं अच्छे हैं, इसीलिए ये काम कर पा रहे हैं। जितना भी रिसर्च कराने वाला काम होता है, यानी कि आप रिसर्च करना चाहते हो, आप और शोध करना चाहते हो, ये सारा का सारा डिपार्टमेंट राहु के पास है। अच्छा। तो राहु को अगर आप देखो तो राहु को नेगेटिव प्लैनेट माना गया है। क्यों? क्योंकि ये दैत्य योनि का है, राक्षसों का है। इसकी अगर बनावट देखो, पहले आपको बनावट में एक छोटा सा स्टोरी बताते हैं। जब शिव सागर मंथन हुआ तो राक्षसों को और देवताओं को एकत्र किया गया कि आप समुद्र मंथन करेंगे और यहाँ से बहुत कीमती चीजें निकालेंगे, जिनमें से अमृत भी निकलेगा। तो श्री हरि नारायण ने बोला कि जब अमृत निकलेगा तो बराबर बराबर आपको बांट देंगे। बट विधि का विधान और धर्म के लिए उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया और सारा अमृतपान देवताओं को करा दिया। तो राहु इतना इंटेलिजेंट था कि इसने ये चीज देख लिया, और ये चाहता तो उस समय प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था, ये चाहता तो हाथ खड़ा कर सकता था, भाई हमें क्यों नहीं पिला रहे, लेकिन ये चुपचाप भेष बदल के वहां बैठ गया। तो कितना इंटेलिजेंट है, और रूप बदल लिया इसने, तो छलावा भी है। यही बनावट राहु की है। तो जब इसने अमृतपान किया तो श्री हरि ने देख लिया कि ये तो राक्षस है, और जब चक्र चलाया तो ये दो पार्ट में कन्वर्ट हो गया, एक सर और एक धड़। सर वाले पार्ट को हम राहु कहते हैं और धड़ वाले पार्ट को हम लोग केतु कहते हैं। तो ये दोनों एक ही हैं, और हमारी कुंडली में भी दोनों एक दूसरे से 7वें यानी कि 180 डिग्री के एक्सेस पे रहते हैं। तो इंटेलिजेंट बहुत है, रिसर्च बहुत करता है, बट क्योंकि ये थोड़ा गैर परंपरावादी है, क्योंकि राक्षस योनि से आया हुआ है, तो इसलिए ये ऐसे कामों को पसंद करता है जो समाज इनको स्वीकार नहीं करता है। तो ये प्रॉपर से हमारे राहु और केतु हैं। अच्छा, मतलब ये इन दोनों को एक ही कैटेगरी में फिर हम रखेंगे कि दोनों स्मार्ट हैं, सुपर इंटेलिजेंट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं छलावा है। हाँ, अगर और देखें ना, आप अपने राहु और केतु को कैसे टेस्ट कर सकते हो। जैसे एक बच्चा है, या हम किसी का एग्जांपल लेते हैं, आप आज जाने वाले हैं, फ्लाइट है आपकी, और या ट्रेन है आपकी, आप जा रहे हैं। एक का एक आपके दिमाग में पता है क्या आता है कि आज नहीं जाना चाहिए, आज कुछ ना अनहोनी हो सकती है। हमें कई बार विजन सिक्स सेंस काम करती है, आप नहीं जाते। या एक बच्चे ने पेपर देना है, उसके पास समय नहीं है और 20-22 क्वेश्चन उसको याद करने हैं, वो सिलेक्टेड क्या करता है, 6 ही याद करता है, कहता है बाकी छोड़ देता हूं। अब जो फ्लाइट में जाने वाला था उसने अपना फ्लाइट कैंसिल किया और पता लगा फ्लाइट क्रैश हो गया या कोई प्रॉब्लम हो गया, बच गया, और बच्चे के वही 6 क्वेश्चन ही पेपर में आ गए और वो बेचारा फर्स्ट आ गया। इसका मतलब आपका केतु बहुत बढ़िया है, क्योंकि केतु को इंट्यूटिव थ्योरी के ऊपर रखते हैं, इंट्यूशन के ऊपर रखते हैं। एस्ट्रोलॉजी के लिए भी केतु बहुत जरूरी है। केतु को अध्यात्म का और मोक्ष का कारक बताया गया है, और जिनका केतु खराब होगा ना, वो उस फ्लाइट में चढ़ जाएंगे और 6 क्वेश्चन ही नहीं आएंगे, बाकी सारे आ जाएंगे, बच्चा फेल हो जाएगा। तो ऐसे आप जजमेंट कर सकते हो कि आपके साथ कैसा होता है। और राहु का मतलब है कि आपने बुक पढ़ी
और बुक को पढ़ के कुछ ऐसा मैटर निकाल लिया जो टीचर भी हैरान हो गया कि ये कैसे करके जिस्ट निकाला है, यानी कि रिसर्च। तुम्हारे सीबीआई, रॉ, सीआईडी, डायरेक्टर जो कैमरे के पीछे रहते हैं, ये कहीं ना कहीं राहु और केतु की फॉर्म में ही काम करते हैं। और थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करूं तो ये दोनों कुंडली पर कैसे प्रभाव डालते हैं? ये कुंडली पे कैसे प्रभाव डालते हैं, क्योंकि जब ब्रह्मा जी की बैठक चली ना और सभी ग्रहों को डिपार्टमेंट दे दिए, सभी ग्रहों को कुछ ना कुछ स्थान दे दिए, आपकी ये राशि है, आप यहाँ पर विराजेंगे, आपके पास ये डिपार्टमेंट है। राहु और केतु को देव होने के बावजूद भी ये डिपार्टमेंट नहीं मिला। तो इन्होंने क्या किया, अपने आप को ना डेविल, और होता ना हमें समाज ने तिरस्कार कर दिया हमारा, कि ये और बदमाश बन गए। और इन्होंने दोनों ने प्रण किया कि अब हम कुंडली में जहां पर भी बैठेंगे ना वहां परेशान करेंगे। इसको टेक्नोलॉजी से देखते हैं कि कुंडली का टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है। जिस भी प्लेनेट के साथ राहु बैठेगा ये उसका असर ले लेंगे। अच्छा। जो भी प्लेनेट राहु को देखेगा ये उसका भी असर ले लेंगे। जिस भी राशि में राहु बैठेगा उसके लॉर्ड का भी असर ले लेंगे। और ये जहां पर हमारे गोचर सिस्टम से विराजमान है वहां का तो असर ले ही लेंगे। तो आप समझो सबसे ज्यादा अधिकार या सबसे ज्यादा पावर इनके पास आ गई। लेकिन आई कौन सी पावर? जो प्लैनेट्स की पावर थी। अच्छा। अब मान लीजिए किसी की कुंडली में ना सूर्य खराब है और राहु सूर्य के साथ बैठा हुआ है, तो इसका मतलब राहु भी खराब हो गया, डबल खराब हो गया। और चंद्रमा की दृष्टि राहु पर आ रही है और चंद्रमा भी कुंडली में खराब है, तो राहु अब और खराब हो गया। अब राहु बैठा हुआ है मान लीजिए मंगल की राशि के अंदर, तो मंगल कुंडली में अच्छा नहीं है, तो राहु अब और खराब हो गया। यानी कि इन पैरामीटर से अगर बाय चांस राहु खराब हो गया तो अब भगवान भी नहीं बचा सकता। और उल्टा कर देते हैं, राहु सूर्य के साथ बैठा हुआ है और सूर्य कुंडली में बहुत बढ़िया है, तो ये राज दरबार दिलवा देगा आपको, आईएएस ऑफिसर बना देगा, इतना बढ़िया कर देगा कहने के आदमी। राहु को चंद्रमा देख रहा है या कोई भी प्लेनेट देख रहा है और वो कुंडली में अच्छा है, तो वो सारे फल भी आपको राहु दे देगा। तो कहते हैं राहु अगर देने पे आए तो कोई रोक नहीं सकता, और राहु अगर लेने पे आए तो अब कोई बचा नहीं सकता। तो कुंडली में राहु और केतु की स्टडी के बिना आप प्लानिंग नहीं कर सकते हैं कि ये कुंडली में क्या होने वाला है और क्या जाने वाला है। मुझे लग रहा है कि मैं अपनी कुंडली को ना ध्यान करने की कोशिश कर रही थी कि किस ग्रह के साथ मेरा राहु या केतु बैठे हुए हैं। मैं तो खैर देखने वाली हूँ, आप लोग भी जरूर अपनी कुंडली को टटोलिए, और बल्कि मैं तो कह रही हूँ प्रोग्राम अभी चल ही रहा है, फटाफट से निकालिए और खोलिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर समझ में ना आए और आप अपनी कुंडली को खुद देखना चाहते हैं या फिर लोगों की कुंडली आप देखना चाहते हैं, या यूँ कहूँ कि सिंपल सी भाषा में कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट है, आप ग्रहों को समझना चाहते हैं, ग्रहों की चाल को जानना चाहते हैं, तो आप आचार्य जी के संस्थान से जुड़ सकते हैं। गुरुकुल ऑफ एस्ट्रोलॉजी साइंस जो इनका संस्थान है, वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करके, क्लासेस चल रही हैं, आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और फिलहाल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो आप लोगों के लिए बड़ा आसान है उनको ज्वाइन करना। आप इन नंबर पे फ़ोन करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। जितना अभी तक आपने समझाया है तो उसका सार यही निकल रहा है कि मतलब ये हमेशा कुंडली में खराब नहीं करते। अगर इनकी पोजीशन अच्छी है, बाकी प्लेनेट के साथ अच्छे बैठे हुए हैं, तो ये बल्ले बल्ले कर देंगे, खराब नहीं करते। लेकिन लोगों ने डरा रखा है कि राहु की पूजा करा लो, राहु का ये करा लो, केतु का ये करा लो। तो हमें कुंडली को ही देखना पड़ेगा कि हमारी कुंडली में राहु के क्या एट्रीब्यूट्स हमें मिलने वाले हैं। अच्छा, अभी आपने ये बोला कि अगर राहु जो जैसा जिस ग्रह के साथ बैठ रहा है, जो सामने ग्रह जो दृष्टि दे रहा है उसका वो ले लेता है, यानी उसकी पावर ले लेता है। अगर मान लीजिए कि सूर्य खराब है, राहु वहां पर बैठा हुआ है, तो यानी कि आप कितनी भी पूजा कर लो तो उसका असर नहीं मिलेगा फिर? हाँ, पूजा से कभी किसी को नुकसान नहीं होता। हाँ। और उपाय हमें करने ही पड़ते हैं। मैं तो ऐसे कहूंगा, जैसे मान लीजिए किसी को कैंसर 4 स्टेज का हो गया और डॉक्टर ने अगर बोल दिया कि नहीं बच सकता, पर भी वो आखिरी दम तक उसके लिए प्रयास करता है कि किसी तरीके से इसको बचाया जा सके। इसी प्रकार जिसका राहु बहुत खराब है और दुर्भाग्यवश उसके 5 ग्रह राहु से कनेक्टेड हैं, तो उसका जीवन तो परेशान है ही है। बट फिर भी हम क्या कर सकते हैं, राहु के जो बहुत अच्छे अच्छे उपाय हैं या बाकी ग्रहों के जो राहु से कनेक्टेड उपाय हैं करके बहुत सारे अशुभ फलों में कमी कर सकते हैं। शुभता नहीं कर सकते, लेकिन अशुभ फलों में कमी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि राहु अगर आपकी कुंडली में थोड़ा खराब है तो कुछ उपाय करके आप उससे रियायत ज़रूर मांग सकते हैं, और ये रियायत आपको मिलेगी। कैसे, उपाय कौन से करने हैं, मुझे लगता है कि नंबर्स पे फ़ोन करके आपको शायद थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। आप ये नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ बात करते हैं काल सर्प दोष की। ये बात आप ध्यान रखिए, कुछ नहीं होता है। काल सर्प दोष के एट्रीब्यूट काम कैसे करते हैं
ये अलग बात है। यानी कि अगर किसी की कुंडली में राहु बहुत खराब है या मान लीजिए 9 के 9 ग्रह ही खराब है, तो क्या काल सर्प करेगा? उसका जीवन तो वैसे ही बहुत बेकार है। और जिसकी कुंडली में 9 ग्रह बहुत अच्छे हैं, या राहु की बात कर लेते हैं अच्छे हैं, उसको काल सर्प क्या सताएगा? तो शास्त्रों में कहीं बहुत ज्यादा वर्णन काल सर्प का नहीं मिलता है कि काल सर्प दोष होता है, लेकिन फिर भी काल सर्प दोष की पूजा भी की जाती है, काल सर्प दोष के उपाय भी किए जाते हैं। तो ये फंडामेंटल क्या है आपको एक्सप्लेन करते हैं। हमारी कुंडली में जब भी 2 ग्रह इकट्ठे हो जाते हैं या कुछ ग्रहों का कॉम्बिनेशन बन जाता है, तो कहते हैं अब ये योग फलित होने वाला है, यानी कि अब ये प्रभाव हमारे जीवन में आने वाला है। और अगर नेगेटिव प्लैनेट इकट्ठे हो जाएं किसी अच्छे प्लैनेट के साथ, तो कहते हैं अभी दोष उत्पन्न हो गया, यानी कि अब ग्रहण लग गया, अब दिक्कतें आने वाली हैं। इसी प्रकार हमारी कुंडली की बनावट ऐसी बनी हुई है कि राहु और केतु ये सांप है, राहु को सांप बोला गया। तो जो आगे वाला पार्ट हमारा फेस हो गया वो राहु है, और पीछे वाला हमारा पार्ट केतु हो गया। अब सांप देखिए जब भी कभी किसी शिकार को पकड़ता है ना, तो कुंडली में अपने आप को उसको जकड़ लेता है, यानी कि बिल्कुल दबा देता है अच्छी तरीके से। अब हमारा बर्थ हुआ और प्लैनेट चल रहे हैं, बाय चांस उस समय बर्थ हुआ जिस समय राहु और केतु के बीच में सारे प्लैनेट फंस गए, यानी कि ऐसी स्थिति बनी हुई थी। मान लीजिए हमारी कुंडली के 12 घर होते हैं, भाव होते हैं। पहले घर में किसी का राहु है और 7वें घर में किसी का केतु है। तो राहु और केतु को अगर हम डिवाइड करें तो 2 पार्ट बन गए, एक ये वाला पार्ट बन गया और एक ये वाला पार्ट बन गया, या तो इस तरफ या इस तरफ। अगर हमारे ग्रह आ जाएंगे तो सारे ग्रह राहु और केतु की जकड़ में आ गए, तो काल सर्प दोष बन गया, जैसा बाकी सब लोग बोलते हैं। बट यहां देखिए, अगर राहु आपका बहुत अच्छा है, जैसे मैंने अभी बताया कि राहु जहां बैठा हुआ है वो प्लैनेट अच्छा है, राहु की राशि अच्छी है, राहु पे जिन ग्रहों का प्रभाव आ रहा है वो अच्छा है, राहु का नक्षत्र अच्छा है, राहु का उप नक्षत्र अच्छा है, तो ये काल सर्प दोष, काल सर्प योग बन जाएगा। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने काल सर्प होते हुए बहुत तरक्की करी, उपलब्धियां हासिल करी। सचिन तेंदुलकर और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हासिल करी। लेकिन अब राहु और केतु कुंडली में बहुत डैमेज है और बाकी सब ग्रह भी उसके अंडर में आ गए हैं, तो अब ये दोष बन जाएगा। और इसको काल सर्प के दोष का नाम दे दीजिए या राहु केतु खराबे दीजिए, तो यहां पर इसका उपाय हमें कराना पड़ेगा, नहीं तो जीवन के अंदर प्रॉब्लम रहेगी। अब इनके नाम से ही देख लीजिए, काल सर्प, काल मने समय, मृत्यु, और सर्प कैसे चलता है? टेढ़ा मेढ़ा। तो यानी कि अब समय टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, तो समय को सीधा तो करना पड़ेगा। तो समय को सीधा करने के लिए कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिससे हम लोग अपने ग्रहों की शांति कर सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये काल सर्प की पूरी भूमिका है कि काल सर्प नाम की कोई चीज नहीं है, बट काल सर्प का सिग्निफिकेंस ऐसे बन सकता है कि आपके जीवन में अगर दिक्कत आ रही है तो उसका उपाय करा लेना चाहिए। अच्छा, ये वो इंडिकेशंस कौन कौन से होते हैं? मान लो कुंडली नहीं है तो इंडिकेट कैसे होगा कि ये काल सर्प की वजह से प्रॉब्लम आ रही है? जैसे आपकी लाइफ के अंदर हम देखते हैं कि बार बार अगर करियर स्टैब्लिश नहीं हो रहा, या किसी के यहाँ पर मेडिकल की बहुत तगड़ी प्रॉब्लम चल रही है, शादी में विघ्न आ रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है या बार बार टूट रही हैं, तो कहीं ना कहीं राहु और केतु का राहु का पुनर्जन्म से भी संबंध है। यानी कि हम पिछले जन्म में जो करके आए हैं वो सारा का सारा अगर ब्यौरा निकालना चाहें एस्ट्रोलॉजी पावर के थ्रू, तो वहां राहु प्लैनेट इंडिकेट करता है। इसलिए पितृ दोष और पितृ ऋण वाली चीजें भी कहीं ना कहीं राहु पे आधारित होती हैं। तो अब मान लीजिए काल सर्प ऐसे बन गया कि जहां पर कुछ पिशाच योग या शाप योग भी हमारी कुंडली में है, यानी कि आगे हमारा परिवार नहीं बन पा रहा है, आगे वंश वृद्धि नहीं हो पा रही है, या शादी नहीं हो पा रही है, या घर की सभी लड़कियां जो हैं कुंवारी रह जाती हैं, या उनके हस्बैंड चले जाते हैं, यानी कि किसी भी टाइप की प्रॉब्लम, तो कहीं ना कहीं काल सर्प का कारण भी बन जाते हैं। तो देखिए, ये जो कुछ ना कुछ दोष, कुछ ना कुछ योग कुंडली में कभी कभी ऐसे बन जाते हैं जिनसे हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर कहाँ जाएं, किसके पास जाएं। लेकिन अगर हमें अपनी कुंडली का विश्लेषण खुद करना आता हो तो शायद हमारा टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा, पैसा भी वेस्ट होने से बच जाएगा, जो कि आज की डेट में बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप खुद एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। इन नंबर्स पे आप फ़ोन कर लीजिएगा। हमारे संस्थान के द्वारा ये कोर्सेज फिलहाल कराए जा रहे हैं। अगर आप इच्छुक हैं तो खूब आपका मन करे, बिल्कुल संतुष्ट अगर आप हैं, तो इन नंबर पे आप फ़ोन कर लीजिएगा, डायरी में नोट करके रख लीजिएगा, या जब मन करे तब आप फ़ोन कर लीजिएगा। पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अच्छा, अब मैं यहाँ पर इसके उपाय भी पूछना चाहूँगी, क्योंकि बहुत ऐसी बातें आपने बता दी है ना कि मुझे भी लग रहा है कि एटलीस्ट थोड़ा सा सुकून लोगों को मिल जाए उपाय करके।
तो बहुत ज़्यादा पैसा मत खींचिए, मतलब खर्च कीजिएगा उपायों के ऊपर। आपको कुछ सरल सरल प्रयोग बताते हैं जो राहु केतु की शांति करते हैं। कुंडली का विश्लेषण तो जरूरी है ताकि हमें पता लगे कि कौन से सेक्टर को राहु केतु खराब कर रहा है। बट अगर आपको जनरल सिम्टम मिले कि हमारी कुंडली में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं या जीवन में दिक्कत आ रही हैं, या किसी ने बताया कि आपका काल सर्प बनता है, आजकल सब लोग किसी न किसी से कनेक्टेड ही हैं, तो आप कुछ उपाय कर सकते हैं। सांप सबसे पहले तो देखिए कहाँ पर सबसे ज़्यादा कंट्रोल और अपने आप को रिलीफ फील करता है, भोले बाबा के गर्दन के अंदर, यानी कि वहाँ पर कोई विष का वैल्यू नहीं है, उन्होंने इतना विष पी रखा था, कोई दिक्कत नहीं है। तो भोले बाबा जी के दर्शन, शिवलिंग का अभिषेक, रुद्र अभिषेक आपको काल सर्प के दोष से सबसे ज़्यादा शांति देता है। क्योंकि सांप है तो चांदी के और तांबे के आप सांप बनवाइए, दो सांप इनका जोड़ा मार्केट में मिल भी जाता है। और जो भी अच्छे दिन आते हैं, सावन के दिन आ गए या सोमवार का दिन है, आप वहाँ जाइए, अर्पण कीजिए, अपनी माफ़ी मांगिए दोषों की शांति के लिए, और जल अभिषेक कीजिए, रुद्र अभिषेक कीजिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा इससे। तीसरा, अगर जिनकी कुंडली में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं और बहुत हर्डल्स हैं और लगता है कि काल सर्प का बहुत प्रॉब्लम है, 108 तांबे के सांप लीजिए, अपने ऊपर से 7 बार उल्टा वार के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एंटी क्लॉकवाइज उसको किसी भी बहते पानी में जल प्रवाह कर दीजिए। और यदि अगर आपको लगे बहुत ही ज़्यादा परेशानी है तो फिर राहु और केतु के विधिवत रूप से मंत्र जाप और यज्ञ कराया जाता है। वो किसी भी आप अच्छे पुरोहित से संपर्क करके आप इसकी शांति करा सकते हैं। अगर समस्या लगती है तो करा लेना चाहिए, क्योंकि दोष अगर कुंडली में बना हुआ है और बाकी ग्रह भी कनेक्टेड है, खराब है, तो जीवन में संघर्ष देता है। हमें लगता है कि प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, लेकिन जब हम कुंडली के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं ना, तब समझ में आता है कि हाँ, ये शायद कुछ इफेक्ट भी दे सकता है। उपाय भी आप बताते हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।